नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। जी हाँ, हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पे डिस्कस किए और आज लेकर आए हैं प्रेपोजिशन। बच्चों, प्रेपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और प्रेपोजिशन में सबसे ज़्यादा कहें कि आता है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी बच्चों को होता है, क्योंकि सर इसमें कोई भी हमको लॉजिक समझ में नहीं आता। कभी किसी के साथ कुछ लगाते हैं, कभी इन लगा देते हैं, कभी ऑन लगा देते हैं, कभी एट लगा देते हैं, कभी बिसाइड लगा देते हैं, कभी एमंग लगा देते हैं, कभी बिटवीन लगा देते हैं। कब क्या चीज़ कहाँ पर लगना है ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। बच्चों, दो चीज़ें समझ लीजिए आप। प्रेपोजिशन में जब भी हम लोग बात करें, कुछ चीज़ें तो फिक्स होती हैं और आप समझने से समझ भी जाओगे कि हाँ इसके साथ बात हो रही है, ऊपर है, यहाँ पर टेबल के नीचे है तो क्या लगाना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे फिक्स्ड वर्ड्स हैं हमारे पास जिसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन ही आता है और उसमें आपको रटना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा नहीं है कि आपको रटने में बहुत ज्यादा परेशानी हो। रीजन क्या है कि जो एग्जामिनेशन में आता है, जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, उसके पिछले 10 साल के पेपर अगर आप उठाकर देखो, उसमें से जितने भी प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चन आए हैं तो उनमें जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं उनका ही हम लोग ने यहाँ पे समाकलन किया है और उसमें से क्वेश्चंस लेकर बनाया है। इसके अगले वाले लेक्चर में जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज वाइज, उसमें वही क्वेश्चंस लिए गए, वही वर्ड्स लिए गए जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। लेकिन आज हमें यहां पर पढ़ना है, प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट जानने हैं, क्वेश्चंस बाद में करेंगे। और साथ ही साथ यहां पर देख सकते हैं क्या लिखा है, सीखिए चित्र से। जी हां, प्रेपोजिशन सीख सकते हैं चित्र से। वो कैसे, चलिए आइए देखते हैं। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो देखो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा कि प्रेपोजिशन हम लोग सीख सकते हैं चित्र से, यानी फिगर बनाकर, जैसे वेन डायग्राम हम लोग बनाते हैं रीजनिंग में, इन द सेम मैनर इसमें भी हम लोग डायग्राम बना के सीख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा जो प्रेपोजिशन जो कॉमनली यूज होते हैं, परेशान करते हैं, वो हम यहाँ पर 3 लिखते हैं। जैसे इन हो गया, ऑन हो गया और एट हो गया। अब बच्चों, होता क्या है कि कभी कभी ये टाइम के लिए आते हैं और कभी कभी ये प्लेस के लिए आते हैं। यानी कि ये तीनों के तीनों प्रेपोजिशन किसके किसके लिए यूज हो सकते हैं। हालांकि और भी हैं, जैसे बाय हो गया, अपॉन हो गया, जो टाइम के लिए भी आता है और प्लेस के भी लिए आता है, राइट। और किसी के द्वारा के सेंस में भी बाय का यूज किया जाता है। तो एक प्रेपोजिशन अलग अलग जैसे रिक्वायर्ड है, जितना भी हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार एक एक प्रेपोजिशन हम लोग लगाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक प्रेपोजिशन 2 चीजों के लिए नहीं आ सकती या 3 चीजों के लिए नहीं आ सकती, 3 सेंस के लिए नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। उसी को हमें समझना है। तो क्या होता है बच्चों कि ये आमतौर पर 2 तरीकों से यूज किया जाता है। पहला होता है टाइम के सेंस में और दूसरा होता है प्लेस के सेंस में, राइट। तो हम ये समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में एक समानता जरूर होती है। समानता क्या होती है, देखें, जब भी हम प्लेस की बात करें या टाइम की बात करें, देखें ये एक फॉर एग्जांपल हमने यहां पर एक गेट लगा दिया, राइट। ये देखो गेट लगा दिया यहां पर, ठीक है। अब मान लो एक इंसान है, वो यहां पर खड़ा हुआ है, राइट। ये देखें, ये देखिए, बिल्कुल गेट के पास। तो इसका मतलब यह हुआ या तो हम नियर लगा दें, है ना, या इवन बिसाइड लगा दें। सबका मतलब क्या होता है, पास। और अगर कोई गेट पर बिल्कुल आपके कह सकते हैं गेट पर खड़ा हुआ है, तो हिंदी में तो पर का सेंस आता है, लेकिन आपको यह नहीं कहना कि समवन इज स्टैंडिंग ऑन द गेट, ऑन माई गेट। ये अगर कह दोगे तो गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, हर एक प्रीपोजिशन को बहुत ध्यान से प्लेस वाली समझना है कि भाई अगर क्या होता है, अगर हम एक एरिया की बात करें, राइट, ये हमारा एरिया हो गया। अगर कोई चीज इसके अंदर लाई करती है, से यहां पर, राइट, तो वो क्या कहलाती है, तो वो इन कहलाती है, राइट। अब अगर कोई चीज इसके सरफेस के ऊपर है, यही सेम चीज, तो ये क्या कहलाएगी, ये ऑन कहलाएगी, राइट। अच्छा, अगर ये खंबा था यहां पर और कोई चीज यानी कि बिल्ली यहां से जंप करके यहां पर आ गई, तो अपॉन लगा दोगे, जैसे जंप्ड अपॉन द टेबल, राइट। जंप करके इसके सरफेस पे आ गई तो अपॉन लगा दिया, इसके अंदर है तो इन लगा दिया, राइट, और इसके ऊपर है तो ऑन लगा दिया। अब कहोगे सर एट कब लगेगा, जहां पर का सेंस यानी कि ऑन भी ना आ पाए, इन भी ना आ पाए, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा गेट का एग्जांपल। अगर कोई गेट पर खड़ा है और आप कंफ्यूजन में हो कि हम इसमें क्या लगाएं, कौन से प्रीपोजिशन का यूज करें, तो साथियों अगर दिमाग में आए कि ऑन लगा दो, तो ऑन तो तब होगा जब गेट के ऊपर बैठेगा, वो गेट के ऊपर खड़ा हो जाएगा। ऐसा कोई होता है क्या, गेट पर आने का मतलब ये थोड़ी होता है गेट पर खड़ा हो गया वो आके, वहां से गेट पर खड़ा होकर घंटी बजा रहा है कोई खोल दो आके, नहीं।
इस पर तो होगा नहीं, इसके अंदर तो घुस नहीं जाएगा, गेट इतना बड़ा भी नहीं कि गेट के अंदर हम आ गए तो चारों तरफ से हम कवर हो गए तो इन लगा दिया, नहीं। अब इसके बाद हमारे पास बचता क्या है, ना तो ऑन लगा सकते हैं, ना ऑन लगा सकते हैं, ना इन लगा सकते हैं, तो क्या लगाएंगे इस पर्सन के लिए, समवन इज एट द गेट। इसका मतलब यह हुआ कि इन किसी चीज के अंदर, ऑन का मतलब उसके सरफेस के ऊपर, और एट की अगर बात करें तो एट आता है स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए, जैसे आपने देखा एट द रेलवे स्टेशन हो गया, एट बस स्टॉप हो गया, एट जेल हो गया, या इवन अगर पॉइंट ऑफ प्लेस को आपको निर्धारित करना हो, यानी कि सम स्पेसिफिक, क्या होता है ना, कोई बड़ी जगह है उसमें कोई छोटी जगह को आपको बताना है, तो दो जगह इन लगाने से बेहतर यह है कि जो कंपैरेटिवली स्मॉल प्लेस है उसके साथ आप एट लगा दो, बड़ी प्लेस के लिए आप इन लगा सकते हो। जैसे मान लो किसी टाउन की बात हो रही है ना, तो आप ये लगा सकते हो एट दिस टाउन, या एट जो भी टाउन का नेम हो, और इन दैट सिटी, है ना, या इन दैट आपने कह दिया एरिया, कह दिया बड़ा अगर एरिया है, या आपने कह दिया कि एक स्टेट में कोई टाउन है, तो ऐसे बता, यानी कि जो बड़ा हमारे पास एरिया उसके लिए इन लगा दिया, जो छोटा है या स्पेसिफिक है और उसके बारे में हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ऐड लगा दिया। अब दोस्तों होता क्या है कि कई बार इन और ऐड दोनों आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें इन द मीटिंग और एट द मीटिंग, आमतौर पर बच्चों क्या होता है कि जब भी हम ऐट का यूज करते हैं तो ये बीच में आर्टिकल का यूज अवॉइड करते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब हम एट मीटिंग का यूज करेंगे, इसका मतलब हम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं या पॉइंट ऑफ प्लेस की बात कर रहे हैं कि मैं मीटिंग में हूं, यानी कि उसमें, यानी एग्जैक्टली उसमें स्पेसिफिकली। लेकिन अगर हमने कह दिया कि हम मीटिंग के प्रोसेस में हैं, राइट, अगर इसने मेंशन कर दिया यहां पे स्पेसिफिकली कि मीटिंग में है, इसका मतलब यह हुआ कि स्पेसिफाइड बहुत ज्यादा, राइट। और अगर हम प्रोसेस की बात करें तो क्या लगाएंगे, इन द मीटिंग बोल देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये कभी कभी क्या सेंस के अनुसार चेंज भी हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो फिक्स होती है, जैसे एट हो गया, एट रेलवे स्टेशन हो गया, एट बस स्टॉप हो गया, एट जेल हो गया, एट वर्क हो गया, जिसमें कोई भी बीच में आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। तो बच्चों इतनी बात आपके क्लियर हुई होगी। अब अगर हम बात करें, ये तो बात हो गई प्लेस की, अगर हम बात करें अब टाइम की, तो टाइम किसके अकॉर्डिंग क्या लगाना ये आप देखें। तो जैसा कि हमने इसको प्लेस पे लगाया था, राइट, प्लेस के लिए लगाया था, तो प्लेस के अंदर, यानी कि हम कहते हैं कि प्लेस के बिल्कुल बीच में, है ना, कहीं या अंदर, बॉक्स के अंदर कोई बॉल है तो इन द बॉक्स लगाएंगे। अब देखिए क्या होता है कि हम इन जब टाइम के लिए लगाते हैं तो टाइम में भी एक ड्यूरेशन होता है, और हम कहते हैं कि यू हैव टू सबमिट योर रिपोर्ट इन टाइम। इसका मतलब ये मुझे ये कहना, ऑन टाइम नहीं, मैंने कहा इन टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि उस ड्यूरेशन में कभी भी आप सबमिट कर सकते हो। ऐसा कोई आपके ऊपर ये नहीं लगाया गया, लिमिटेशन आपके ऊपर नहीं है कि आपको इतने ही टाइम पे सबमिट करना है। इन लगाने का मतलब है इस ड्यूरेशन में आपको सबमिट करना है, राइट। यही वजह है कि जैसे मान लो जनवरी की बात करते हैं, फरवरी की बात करते हैं, या किसी ईयर की बात करते हैं, 1947 की बात करते हैं, सो इंडिया गॉट फ्रीडम एट, ऑन या इन 1947। क्या लगाते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन की बात हो रही है, उसमें है, राइट, तो इसका मतलब इसमें इन लगा दिया। अब क्या होता है, जैसे हमने कहा कि यू आर ऑन टाइम या यू आर इन टाइम। इन टाइम का मतलब टाइम के ड्यूरेशन में किसी भी वक्त, जबकि ऑन टाइम का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली किसी डेफिनेट टाइम पे। मैंने कहा जैसे मान लो ऑफिस का टाइम है 8 बजे और आप 8 बजे आ गए तो यू आर ऑन टाइम, एग्जैक्टली आप टाइम पे आए, यू आर ऑन टाइम। अब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि 8 से लेकर 8:30 तक आपको उपस्थित होना है इस क्लासरूम में, और बीच में आप कभी भी आ गए तो मैं क्या कहूंगा, ऑन टाइम नहीं बल्कि इन टाइम, क्योंकि आप ड्यूरेशन में हो, राइट। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम लोग ऐड का भी यूज करते हैं, राइट, बताएंगे, आगे डिस्कस करेंगे। अब देखें तो आप समझ गए कि इन कहां कहां पे आपको लगाना है, जैसे ईयर हो गया या मंथ हो गया, राइट, कोई ड्यूरेशन हो गई, आप उसके लिए इन लगा दोगे। ऑन कहां पे यूज होता है, चलो यहां पे लिखते जाते हैं, ये रब कर देते हैं एक बार। जैसे अगर हम इन की बात करें, राइट, तो कोई मंथ है या कोई ईयर है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, या इवन वीक है, राइट, कोई रूम है, किचन है, इन सब के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। अब ऑन का यूज देखें, अगर कोई चीज सरफेस पर है, यानी सरफेस, या ये तो प्लेस की बात होगी। टाइम की बात करें तो अब देखो जितने भी ऐसी चीजें हैं डे वाली, जिसमें डे लगा हुआ है, रिपब्लिक डे हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, राइट, जितनी भी डे वाली चीजें हैं, बर्थडे, उन सब में ऑन का यूज किया जाएगा, राइट।
समझ गए? ऑन दिस, जैसे कभी कभी हम लोग ओकेजन की बात करते हैं तो ऑन दिस ओकेजन, ये भी सही है, राइट? हाँ, अब अगर हम बात करें एट की, तो स्मॉलर प्लेसेस और पॉइंट ऑफ टाइम एंड प्लेस, जैसे कि बहुत ही स्पेसिफिक टाइम की बात करें कि यहां पर बच्चों लिख देते हैं, I arrived in on at 9 o'clock। 9 o'clock का मतलब ये होता है 9 ऑफ द क्लॉक, राइट? ओ लगाने का मतलब यहां पर क्या होता है, जब भी आप कोई टाइम बताता है, टाइम पूछते हो तो ओ लगाते हो, का मतलब होता है 9 ऑफ क्लॉक, राइट? घड़ी का। आई अराइव्ड, तो ये जो 9 o'clock है ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक टाइम है, इसलिए इसमें क्या लगा देंगे, इसमें एट लगा देंगे, राइट? इतनी बात बच्चों क्लियर हुई? चलो भाई इसके आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो भाई एक और चित्र आप लोगों के लिए बनाते हैं। मान लो ये एक छाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बारिश हो रही होगी, है ना? और ये व्यक्ति है जो कि छाता लगाए हुए है, राइट? अरे कितने हाथ मैंने बना दिए इसके, छाता लगाए हुए बेचारा। अब आपको बताना है कि ये छाते के अंडर है या बिलो है, या दूसरी कंडीशन, छाता इसके ऊपर है, ये व्यक्ति इसके नीचे अंडर है या बिलो है, छाता इसके ऊपर है, एबव है या ओवर है। दो चीजें ऊपर के लिए यूज करते हैं, राइट? तो क्या आप डिसाइड कर सकते हो? अगर हम इस व्यक्ति की बात करें, सो द मैन इज स्टैंडिंग, अगर हम कहें द मैन इज स्टैंडिंग अंडर द अम्ब्रेला या बिलो द अम्ब्रेला, क्या लगाओगे? देखो भाई ये अम्ब्रेला इस मैन को कवर कर रहा है, कवर करती हुई चीज, कोई पर्सन नीचे है और ऊपर कोई चीज कवर कर रही है, तो अंडर लगाना। तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे? अंडर, अंडर द अम्ब्रेला, राइट? क्लियर है भाई? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ बच्चों, अब क्या हुआ कि बहुत तेज आंधी चली, हवा चली, तूफान चली, और क्या हुआ, इसका छाता उड़ गया, इसका छाता उड़ गया, ये बेचारा उदास हो गया, देखो रोने होने लगा, ये देखो, है ना, ये उदास हो गया। और कहीं इधर खंबा लगा हुआ था, और जो खंबा था इसका यहां जाके, सॉरी छाता जो था इसका यहां जाके अटक गया। अभी भी देखो छाते के नीचे है व्यक्ति, अभी भी छाते के नीचे, लेकिन अब अंडर नहीं है, अब क्या है, अब बिलो है। क्योंकि एक सीध में हमने देखा, ये सीध हमने लाइन खींची और देखा कोई चीज के ऊपर कवर कर रही थी, इसके ऊपर थी जस्ट, तो आपने क्या लगा दिया, ये इसके अंडर है, ये व्यक्ति इसके अंडर होगा, और वो जो चीज होगी ना वो ओवर होगी, यानी कवर कर रहा है तो ओवर होगी, ठीक सर के ऊपर। और अगर हम एबव का मतलब यहां पर लगाएंगे तो अब देखिए छाता जो है इसके एबव हो गया, ओवर नहीं, पहले क्या था, ओवर था, अब क्या हो गया, एबव हो गया, और ये व्यक्ति इसके नीचे अंडर नहीं बल्कि बिलो आ जाएगा। तो अब इस कंडीशन में द मैन इज बिलो, और ये क्या हो जाएगा, ये एबव हो जाएगा, ये बेटा ओवर नहीं होगा। जब यहां पर छाता लगा था तो क्या था, ओवर था, राइट? तो उम्मीद है कि अंडर, बिलो, ओवर और एबव का मतलब आप समझ गए होंगे। और भी चीजें हैं जिसमें हम लोग बिलो या अंडर का यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं किसी के अंडर में जब काम करता हूं कि आई एम वर्किंग अंडर माई बॉस, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हमेशा बॉस मेरे ऊपर छाए रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि क्या है ना, हर एक चीज को अगर हम एक ही चीज से इंग्लिश में समझेंगे तो कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे। तो कई बार प्रीपोजिशन अलग अलग सेंस में अलग अलग चीजों के लिए आ सकती है, तो उसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा अलग अलग तरीके से। ये एक बात हो गई समझने की।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम कहते हैं कि आई एम वर्किंग अंडर माय बॉस, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं बॉस से दबकर रहता हूं। अंडर काम करने का मतलब क्या, उनके सुपरविजन में। तो यही वजह होती कि इंग्लिश को खास तौर से या लैंग्वेज को थोड़ी थोड़ी गलती अगर होती, थोड़ी थोड़ी अगर थोड़ा सा बदल गया, चेंज हो गया अगर लैंग्वेज में, तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। स्पीच में, जैसे स्पीच में हम थोड़ी थोड़ी कोई अगर गलती कर दें या कुछ अर्थ में चेंज कर दें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए बच्चों लैंग्वेज को बहुत ही आराम से पढ़ना चाहिए, समझ समझ के। इसको रब कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऐसी प्रेपोजिशन जो एग्जामिनेशन में आती ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें सबसे पहला है इन स्पाइट ऑफ, और दूसरा है इसी में डिस्पाइट। हाँ, इनका मतलब होता है के बावजूद, राइट, किसी चीज के बावजूद। अच्छा, एक वर्ड और होता है के बजाए, ये होता है इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ। एक और वर्ड होता है के अतिरिक्त, जो होता है एडिशन टू, इन एडिशन टू, या ये भी कह सकते हैं, यहां लिख देते हैं अतिरिक्त, बिसाइड्स, राइट। अभी हम लोग फर्क समझेंगे बिसाइड और बिसाइड्स में। तो खैर ये आपने नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। बजाय, अतिरिक्त, बावजूद, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, खास तौर से जब वो बोलने लगते हैं इंग्लिश में, प्रेपोजिशन का यूज करना होता है, गलत प्रेपोजिशन मुंह से निकल जाता है। ठीक है बच्चों, इसको रब कर देते हैं। तो मैंने क्या कहा, इसका मतलब होता है किस चीज के बावजूद, मतलब रुपया पैसा बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी वो कंजूसी करता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट वर्ड का यूज कर सकते हैं। ध्यान ये रहे कि इन स्पाइट जब भी लगाओगे तो उसमें ऑफ जरूर आएगा, लेकिन जब भी आप डिस्पाइट का यूज करोगे तो उसमें ऑफ लगाना पाप है, नदी किनारे साहब। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, क्योंकि डिस्पाइट में पहले से ऑफ लगा होता है। क्लियर है भाई? समझ में आ गया होगा। इसका एग्जांपल बताएं, चलो एग्जांपल इसका यहां लिखते हैं। अक्सर एग्जाम में आता है डिस्पाइट ऑफ बी ए गुड टीचर ही इज नॉट एबल टू डिलीवर हिज लेक्चर। क्या कहना चाहता भाई? कहना ही चाहता है कि अच्छा टीचर होने के बावजूद इज नॉट एबल, वो एबल नहीं है, वो योग्य नहीं है अपना लेक्चर डिलीवर करने में। अब इसमें क्या क्या एरर्स हैं वो देखें। पहला, डिस्पाइट लगा है, इनस्पाइट नहीं है। इनस्पाइट होता तो सही होता ऑफ के साथ, ऑफ हटा देंगे या सिंपली यहां पर डिस्पाइट हटा देंगे। लेकिन अगर ये स्पॉटिंग एरर्स में आया और ए पार्ट को सिर्फ इतना बनाया गया, बी पार्ट को से ये बनाया गया, और आप कह दो कि ए पार्ट में गलती है, यहां पर इंस्पाइट कर दो, तो आंसर गलत हो जाएगा। रीजन क्या है? अगर इसने डिस्पाइट लगा दिया तो डिस्पाइट यूज होता है, उसमें कोई गलती नहीं थी। डिस्पाइट के अनुसार ऑफ में गलती आई, इसका मतलब जो एरर जाएगा वो बी पार्ट में जाएगा, राइट। तो डिस्पाइट ऑफ लिखा है, ऑफ हटाएंगे, और यहां पर बी नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आ सकती। ये क्या है? वर्ब। इसको नाउन बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेपोजिशन कोई भी हो उसके बाद या तो नाउन आएगा या वर्ब आएगा, एक्सेप्ट TO2, क्योंकि टू एक ऐसी वर्ब है जो इन्फिनेटिव बनाती है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे आई वांटेड टू प्ले, राइट, आई क्रिएटेड टू गो, राइट, इस टाइप से टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जितने भी प्रेपोजिशन है टू को छोड़कर, हालांकि टू में भी जरन लगता है,
जितने भी प्रीपोजिशन है उनमें या तो उनके बाद या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, अगर वर्ब है तो उसको जेरेंड बना दिया जाएगा। यही वजह है कि यहां पर बी नहीं होगा बल्कि बीइंग होगा। तो क्या कहेंगे, डिस्पाइट बीइंग ए गुड टीचर ही इज नॉट एबल टू डिलीवर हिज लेक्चर, राइट। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं, यहां तक होनी भी नहीं चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ और यहां पर लेते हैं कॉम्बिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बिसाइड और बिसाइड्स का। ठीक है भाई, बिसाइड और बिसाइड्स का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या अंतर होता है। बच्चों बताना चाहोगे आप लोग? चलिए बताइए। बिसाइड का मतलब जैसे कि पता चल रहा है हो जाओ साइड, बी साइड मतलब नियर, पास, पास के सेंस में आता है ये बिसाइड। जबकि बिसाइड्स में कुछ अतिरिक्त है, अतिरिक्त है। वो अतिरिक्त क्या है भाई, समझने का एक तरीका, अतिरिक्त एस है, अतिरिक्त एस है। इसका मतलब बिसाइड्स का मतलब क्या है, समथिंग इन एडिशन। कोई भी चीज एडिशन में हो तो उसके लिए हम लोग बिसाइड्स वर्ड का यूज करते हैं। तो चलो भाई सेंटेंस लिखते हैं। आई वॉज टायर्ड सो आई was tired, so I slept besides my PC, मतलब पर्सनल कंप्यूटर। I was tired, मैं थका हुआ था, सो मैं सो गया, besides my PC। कहना क्या चाहता है, अतिरिक्त नहीं, के पास, पास का सेंस कौन देता है, beside, not besides, beside my laptop और PC। क्लियर है भाई? चलो अपनी आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और बिसाइड्स का एग्जांपल क्या हो सकता है कि आई परचेज ग्रेप्स बिसाइड्स एप्पल्स। आई परचेज्ड ग्रेप्स बिसाइड्स एप्पल मतलब एप्पल के अलावा मैंने ग्रेप्स भी खरीदे। अतिरिक्त, अलावा या अतिरिक्त एक ही चीज है, राइट। अब अगला बच्चों, बिटवीन, एमंग, एमंगस्ट, और इसी चीज में एक चीज और आती है, अमिड, अमिडस्ट। ये अमंगस्ट और अमिडस्ट ये जो है दोनों फॉर्मल हैं, फॉर्मल वर्ड्स हैं, है ना। पहले ओल्ड ग्रामर में ऐसा कॉन्सेप्ट माना जाता था कि अगर वावल साउंड हमारे पास है, वावल साउंड जहां का दा का दी हो जाता है, ए का एन हो जाता है, वहां एमंग का एमंगस्ट हो जाता है और अमिड का अमिस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम मॉडर्न ग्रामर की बात करें तो उसमें ऐसा कोई अंतर नहीं रह गया, बल्कि बस इतना माना गया है कि एस इसमें तब लगाएंगे जब अमंगस्ट तब करेंगे, या एसटी तब लगाएंगे इसमें जब हम ये कहना चाहते हैं कोई बात बहुत ही ज्यादा फॉर्मल ढंग से या पोलाइट वे से कहना चाहते हैं, तब इसका यूज करेंगे। तो कुल मिलाकर हमें इन तीनों में अंतर समझना है, बिटवीन, एमंग और अमिड में। चलो समझते हैं भाई। जैसा कि आपको पता भी होगा कि बिटवीन फॉर टू, दो लोगों के बीच की बात है या दो ग्रुप के बीच की बात है तो हमेशा बिटवीन का यूज करोगे। अगर दो से ज्यादा है, फॉर मोर देन, तो अमंग का यूज करोगे। तो भाई अमिड कहां पर आएगा ये पूछ रहे हैं हम, अमिड कहां पर आएगा? अमिड उन जगहों पर आएगा जहां पर कोई चीज फिजिकली मौजूद नहीं होगी। नॉट फॉर फिजिकल थिंग्स, ओनली वर्चुअल। जो वर्चुअल चीजें रहेंगी उसके लिए, जैसे कि पहले हम लोग बिटवीन अमंग समझ लेते हैं, उसके बाद अमिड का एग्जांपल लेंगे। पहला एग्जांपल,
डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन, इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नॉट फॉर फिजिकल थिंग्स और कह सकते हैं ओनली वर्चुअल। Say divide this apple between among he and she। बता सकते हो इसमें क्या क्या एरर्स हैं और कौन सा वर्ड जाएगा, कौन सा प्रीपोजिशन जाएगा। इस एप्पल को डिवाइड करो उसमें और उसमें, ही में और शी में, यानी कि दो के बीच की बात हो रही है, दो के बीच की बात हो रही है तो यहां पर लगा देना बिटवीन, एमंग गलत हो जाएगा। साथ ही साथ प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस नॉट सब्जेक्टिव केस, तो ही की जगह हिम होगा और शी की जगह हर होगा। तो क्या बोलेंगे, डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन हिम एंड हर, राइट, नॉट ही एंड शी। क्लियर है। अगर हम कह दें डिस्ट्रीब्यूट these sweets, distribute these sweets among between us, among between us। तो अगर अस में दो ही लोग हैं तो बिटवीन लगाना, लेकिन क्योंकि यहां पर बीच में एंड तो लगा नहीं है, दो पार्ट की बात कर नहीं रहा है ना, तो अगर दो पार्ट हमारे पास नहीं है तो ऐसा मानेंगे अस जो है वो दो से ज्यादा है, तो यहां पर चाहे अमंग लगा दो या अमंग्स लगा दो, बिटवीन नहीं, बल्कि यहां पर क्या आना चाहिए, या तो यहां अमंग लगा दो या अमंगस्ट लगा दो, क्योंकि वॉल साउंड भी है अस, है ना, अमंग या अमंगस्ट लगा दिया। अब तो बच्चे इसको रब कर देते एक बार। अमिड क्या होता है ये देखिए, अमिड कहां पर आएगा, देखिए, there was a voice among the protest। See, there was a voice among the protest। प्रोटेस्ट के बीच में एक आवाज थी। अच्छा मुझे ये बताओ, जो प्रोटेस्ट है ये क्या फिजिकली मौजूद है? नहीं, प्रोटेस्ट क्या है, एक एक्शन है, कोई फिजिकल चीजें नहीं हमारे पास, या हम कह सकते हैं कि लोग नहीं है या कंट्री नहीं है, तो इस कंडीशन में हम क्या लगा देंगे, अमिड द प्रोटेस्ट। क्या जाएगा, अमिड। एक और सेंटेंस देखिए अगर अभी नहीं समझ में आया। There was a man among the uproar। ये कन्वर्सेशन कह सकते हो। There was a man among the uproar, और मतलब शोरगुल के बीच, कियोस के बीच, या कह सकते हैं कि कन्वर्सेशन के बीच। तो ऐसी चीजें जो फिजिकली मौजूद ना हो, कन्वर्सेशन हो रही है, यानी कि है तो उनका एग्जिस्टेंस है लेकिन नॉट फिजिकली, हु हल्ला हो रहा उनके बीच, प्रोटेस्ट के बीच, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग अमंग का यूज या बिटवीन का यूज नहीं माना जाता, बल्कि सही क्या माना जाएगा इसमें, अमिड। There was a man amid the uproar, शोरगुल के बीच में एक मैन था, अमिड। तो क्लियर हो गया कि बिटवीन, अमंग और अमिड का यहाँ कहां पे यूज करना होता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग किताबों में भी लिखा रहता है बिटवीन, अमंग लिखा होता है, अमिड नहीं लिखा होता। अब आप समझ गए। नेक्स्ट, क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं विद, बाय और इन का यूज। विद, बाय, इन का यूज किसके सेंस में, द्वारा के सेंस में।
द्वारा के सेंस में, यानी कि से का सेंस अगर आए किसी चीज का यूज करते हुए, यूज ऑफ समथिंग, यूज ऑफ समथिंग, तो यहां पर हम लोग क्या लगाएं, विद लगाएं, बाय लगाएं या इन लगाएं। जैसे रावण लिख दिया, was killed Lord Ram और यहां लिख दिया an arrow। रावण वॉज किल्ड द लॉर्ड राम एन एरो। तो सीधी सी बात है, द्वारा का सेंस, अगर द्वारा का मतलब होता है कोई एजेंट अगर है, यानी कि मान लो पर्सन है ना, या कोई एनिमल है जिसके द्वारा ये काम हो रहा है, कोई लिविंग है अगर देखा जाए, तो बाय लगाना। रावण वॉज किल्ड बाय द लॉर्ड राम, और किस चीज से, किस चीज के द्वारा, राम जी के द्वारा मारा गया, किस चीज के द्वारा मारा गया। अगर कोई टूल है यानी नॉन लिविंग, या कहते हैं नॉन लिविंग, तो विद लगा देना, विद एन एरो। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि रावण वॉज किल्ड विद एन एरो बाय द लॉर्ड राम, ये भी कह सकते हो। क्लियर हो गया। अब तो इन कहां पर लगाते हैं बच्चों, विद आता है काउंटेबल के लिए, नॉन लिविंग तो होगा, साथ ही साथ क्या होगा, काउंटेबल, जबकि इन होगा तो नॉन लिविंग लेकिन होगा अनकाउंटेबल। और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जैसे हमने एग्जांपल दिया यहां पर, राइट योर एग्जाम ब्लैक इंक, और दूसरा मैंने लिखा राइट योर एग्जाम ब्लैक पेन। देखिए, राइट योर एग्जाम ब्लैक इंक ब्लैक पेन, तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, पहले वाले में इंक क्या है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नॉन लिविंग के लिए इन आता है, हालांकि साउंड कर सकता है अटपटा थोड़ा सा, वेरी स्ट्रेंज, ऑकवर्ड और वियर्ड, बट दिस इज ट्रू। राइट योर एग्जाम इन ब्लैक इंक, इन आएगा बच्चों, जबकि यहां पर देखें राइट योर एग्जाम विद ब्लैक पेन। क्लियर हो रहा है क्यों ऐसा हुआ? तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। हमने यहां पर मेंशन कर दिया है, नॉन लिविंग दोनों है, लेकिन एक काउंटेबल दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल है तो विद लगा दिया, अनकाउंटेबल तो इन लगा दिया, राइट। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं आई एंटर्ड द क्लासरूम, और कई लोग यहां पर लगा देंगे इनटू। ये इन इनटू में बहुत ज्यादा डाउट रहता है, राइट। समझते हैं इसको जरा। अगेन दो सेंटेंस लिखेंगे, पहले में लिखेंगे बाबू राव जम्प्ड द रिवर, और दूसरा बाबू राव वॉज स्विमिंग द रिवर। इसमें आपको वर्ब रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पर होता यह है कि बच्चे लोग ये रट लेते हैं कि भाई ये वर्ब्स हैं जिनके साथ आपको इनटू लगाना है, इनके साथ इन लगाना है। या कई लोग ये भी बोलते हैं कि जब कोई चीज गति की अवस्था में है, गतिशीलता है, तो इनटू लगाओ, जबकि ऐसा नहीं है। फैक्ट को समझे भाई, फैक्ट, कभी गलती नहीं होगी।
बाबूराव जम्प्ड रिवर, यहां पर भी गतिशीलता है, और बाबूराव वॉज स्विमिंग, यहां पर भी मोशन की बात हो रही है। तो दोनों जगह टेक्निकली लगना चाहिए था इनटू, लेकिन इसमें तो इनटू लग जाएगा, लेकिन इसमें इन लगेगा। बहुत आसान सा रीजन है, समझ लो। कोई भी वर्ब आपको रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनो, लॉजिकली। तो लॉजिक ये कहता है कि डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है, वो जो एक्शन है ना वर्ब का, उसमें डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बाद वो जो चीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके मीडियम में कोई चेंज आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है, मीडियम में कोई चेंज नहीं आया है, राइट, तो हम लोग इन का यूज करेंगे। और अगर माध्यम में चेंज आ गया है तो इनटू का यूज करेंगे। जैसे कि बाबूराव जम्प्ड द रिवर, इसका मतलब कूद गए रिवर में। पहले कहां थे? रिवर के बाहर थे, अब चले गए किसमें? रिवर के अंदर, इसलिए क्या लगा दिया? इनटू लगा दिया। क्लियर है भाई? अब यहां पर देखिए, बाबूराव वॉज स्विमिंग इन द रिवर, स्विम कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट के बाद, एक्शन के बाद, थोड़ा सा आगे बढ़े जब, यहां तो कूदे सीधा किसमें चलेगा? पानी के अंदर। पहले पानी से बाहर थे, लेकिन यहां पर जब आगे बढ़े तो पहले भी पानी में थे, अभी भी पानी में है, इसका मतलब क्या लगा दिया? इन लगा दिया। अच्छा, ऑन का अपॉन कब होता है? जब हम कोई चीज मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है और उसमें क्या होता है? मीडियम में चेंज होता है। जैसे द कैट इज जंपिंग ऑन अपॉन द टेबल, कूद रही है टेबल के ऊपर, इसका मतलब यह हुआ कि टेबल पर है, टेबल पर ही कूद रही है। तो इसमें क्या लगाओगे भाई? इसमें ऑन लगाओगे। द कैट इज जंपिंग ऑन द टेबल। लेकिन अगर कूद कर कहीं से आई, द कैट जम्प्ड ऑन अपॉन द टेबल, तो जब कूदी एक बारी तो हो सकता है कि कहीं और से आई हो। ये नहीं होगा कि हाँ टेबल पे ही थी, टेबल पे ही कूद गई, नहीं, कहीं और से कूद कर आई। यानी कि मोशन के बाद इसके मीडियम में चेंज हो रहा है, इसलिए क्या लगा दोगे? अपॉन। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। और वंस अपॉन टाइम के लिए भी हम लोग अपॉन का यूज करते हैं, यानी कि टाइम के सेंस में, राइट? क्लियर हो गया? अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। तो बच्चों क्या होता है कि अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बताने वाले हैं कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, अगर वो एक्टिव वे में काम करें, एक्टिव यानी पैसिव ना बना हो, और साथ ही साथ वो नाउन ना हो, वर्ब हो, तो उनके साथ हमें प्रीपोजिशन नहीं लगाना होता। देखो यहां लिख देते हैं, सम वर्ब्स इन एक्टिव वॉइस do not take any preposition। कुछ वर्ब्स कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेती हैं अगर वो एक्टिव वॉइस में होती हैं। और साथ ही साथ यहां पे वर्ब्स की बात हुई, नाउन की नहीं। जैसे एग्जाम्पल लिखते भाई, पहला सेंटेंस, देयर वॉज an attack on the country। There was an attack on the country। दूसरा, India never attacked on any country। और तीसरा, India was attacked by a country। अब देखें, अटैक के साथ हमने यहां पर ऑन लगाया, यहां पर भी ऑन लगाया, यहां पर बाय लगाया। देखते हैं कहां से प्रीपोजिशन हटेगा, कहां कहां पर सही है। पहला क्या है? देयर वॉज एन अटैक। आर्टिकल लगा देने का मतलब यहां पर अटैक क्या है? नाउन है। दिस वन इज नाउन। ये नाउन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अटैक एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ अगर वो एक्टिव में है तो प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए।
यहां पर नाउन था इसलिए यहां पर एन अटैक के बाद यहां पर ऑन बिल्कुल सही है, देयर वाज एन अटैक ऑन द कंट्री। सेकंड देखते हैं, इंडिया नेवर अटैक्ड, इसका मतलब यहां पे वर्ब के तरीके से यूज हो रहा है, एक्टिव वॉइस में ऑन हटा दोगे बेटा, तो इंडिया नेवर अटैक्ड एनी कंट्री, राइट। उसके बाद क्या लिखा, इंडिया वॉज अटैक्ड बाय ए कंट्री। यहां पर अगर कोई कहे कि बाय एक प्रिपोजिशन है और बाय को हटा दो क्योंकि अटैक आया, नहीं, ये पैसिव है। ये क्या भाई, पैसिव। पैसिव में ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता क्योंकि यहां पर बाय आपको लगाना ही पड़ेगा, इसलिए बाय सही। इंडिया वॉज अटैक्ड बाय ए कंट्री, ये नहीं कह सकते इंडिया वॉज अटैक्ड ए कंट्री। क्लियर हुआ। तो कौन कौन सी अटैक एक वर्ब होगी जिसके साथ प्रिपोजिशन नहीं लगाते, और कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रिपोजिशन का यूज नहीं किया जाता, हम लिख देते हैं। पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं टाइप कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं, और इसमें से यकीन मानिए एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहला हो गया अटैक, दूसरा है एंटर, एंटर इनटू द क्लासरूम कई लोग बोलते हैं जो गलत है। फिर इन्वेस्टिगेट, कई लोग कहते हैं इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर, जबकि लुक इनटू द मैटर होता है, इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं होता, इन्वेस्टिगेट द मैटर। उसके बाद हो गया रीच, कई लोग कहते हैं रीच्ड एट द स्टेशन, रीच्ड द स्टेशन सिंपली बोलेंगे। उसके बाद हो गया एम्फेसाइज, मतलब जोर देना, इसके साथ भी ऑन लगाने की जरूरत नहीं, एम्फेसाइज। डिस्क्राइब, डिस्कस, इनके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता। कई लोग कहते हैं कि द टीचर डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक, गलत है। द टीचर सिंपली क्या कहेंगे, द टीचर डिस्कस्ड द टॉपिक। ही डिस्क्राइब्ड ऑफ या अबाउट नहीं, ही डिस्क्राइब्ड द एलिमेंट, राइट। इन द सेम मैनर जब आप इसको, सिग्नेचर होता है नाउन, साइन होता है वर्ब, जब आप इसको वर्ब की तरीके से यूज करोगे, नॉट सिग्नेचर। जब आप साइन की बात करोगे तो साइन ऑन दिस पेपर नहीं होता, साइन दिस पेपर होता है सिंपली। इसके अलावा कंसीडर के साथ बच्चे एज नहीं आता, कंसीडर एज नहीं कहते, जबकि रिगार्ड के साथ एज लगता है। वेट के साथ फॉर आता है लेकिन अवेट के साथ नहीं आता, अवेट। और साथ ही साथ कंप्राइज, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता। अब देखो कुछ चीजें लिख देते हैं यहां पर, एटीसी, यहां पर मैंने लिख दिया एटीसी। जो याद करने वाली बात है वो ये है कि वेट के साथ फॉर आता है लेकिन अवेट के साथ नहीं आता, कंसीडर के साथ एज नहीं आता लेकिन रिगार्ड के साथ एज आता है, और कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता लेकिन कंसिस्ट के साथ आता है। कंसिस्ट ऑफ सही है, कंसिस्ट ऑफ, राइट। तो जैसे लिखा हुआ है, हाँ, द टीचर डिस्कस्ड अबाउट द लेसन, द टीचर डिस्कस्ड अबाउट द लेसन, हो सकता है आपको सुनने में सही लगे लेकिन यहां से अबाउट हटा देंगे, सिंपली क्या बोलेंगे, द टीचर डिस्कस्ड द लेसन। एक वर्ड बच्चों और है, वो लिखना चाहे तो यहां लिख सकते हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता, रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना, ही रिजेंबल्स हिज फादर। ध्यान रहे यहां पर मैंने विद का यूज नहीं किया, ही रिजेंबल्स विद हिज फादर नहीं बोला। अगर विद बोलते तो गलत होता, सिंपली क्या बोलेंगे, ही रिजेंबल्स हिज फादर। और इन द सेम मैनर जब भी हम रीच की बात करते हैं, आई रीच्ड एट द स्टेशन, टू द स्टेशन, गलत है, सिंपली आई रीच द स्टेशन। आई एंटर्ड द क्लासरूम, नॉट इनटू। एंटर के साथ इनटू तभी लगाते हैं जब हम किसी एंट्री लेते हैं, एंटर करते हैं किसी डिस्कशन में, जैसे आई एंटर्ड इनटू ए हॉट डिस्कशन, तो वहां पर एंटर इनटू सही है, अदरवाइज प्लेस के लिए कभी भी एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं किया जाता। तो उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आए होंगे।
अगले एक्सरसाइज में यानी कि अगले लेक्चर में हम लोग लेकर आएंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि होगी एक्सरसाइज बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। और जिसको ना समझ में आए, जो आपसे छोटे हैं, जो आपसे कह सकते हैं जूनियर हैं, जिनको नहीं समझ में आता, उनकी मदद भी करें। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।